Hello everyone. I welcome to all of you on the behalf of Saraswati Section Southern Rico Shri Ganganagar. Admissions are open for the session 2020-2021. This is Pankaj Matoria. Today we are going to start class 12th chapter 3 current electricity and some topics are written as below. Thank you. Good morning class 12th. Hello everyone. This is Pankaj Batoria from Saraswati Section Southern Rico. Okay, today we are going to start class 12th physics chapter number 3 current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपनों ने ओम्स लॉ, उसके बाद रिलेशन जो अपना प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर में अपनों ने रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो रिलेशन था J इक्वल्स टू सिग्मा E, वहां तक अपनों ने स्टडी कर लिया था। बिल्कुल आपको याद होगा, ठीक है, बिल्कुल आपने समझ भी लिया होगा। तो उसके बाद हम आज नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ वेरिएशंस है विद टेम्परेचर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, और उसके बाद में ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है। तो बेसिक मेन हमें क्या करना है, 3 टॉपिक्स को स्टडी करना है, तीनों ही 12th बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट को अपने स्टार्ट कर रहे हैं, और इजी है, समझने का टाइम चाहिए बस, और अपने इसको समझ भी लेंगे, डजंट मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो पहला टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो विद टेम्परेचर T। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो है उसका टेम्परेचर के साथ हमें जो भी वेरिएशन है उसे हमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट इज रेजिस्टिविटी। मैंने आपको वैसे प्रीवियस लेक्चर में बता दी है, बट इस टॉपिक को समझने के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का दिमाग में होना बहुत जरूरी है। सॉरी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था L के, रेजिस्टेंस का सेकंड रिलेशन आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। उसके बाद जब इसको हमने सोल्व किया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी, इक्वेशन नंबर सेकंड आई थी, उसके बाद दोनों इक्वेशंस को क्या किया था, अपनों ने कंबाइन किया था। तो R इज इक्वल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो L बाय A, तो R इक्वल्स टू रो L बाय A, ये हमारे पास फाइनली रिलेशन बना था। इस रिलेशन का क्या मतलब है, जो रो है इसे हमने क्या नेम दिया था, गॉट इट, एम आई क्लियर अबाउट दिस, मींस जो रेजिस्टेंस था वो रो के क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रो के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। उसके बाद भी हमने बेसिकली क्या किया, रो के फॉर्मूलाज वगैरह फाइंड किए। इससे रिलेशन हमने ये निकाला था भी, रो अगर किसी भी मेटल का, किसी भी एलॉय का, सेमीकंडक्टर का, कोई भी है, सेमीकंडक्टर अलग केस है, मेटल और एलॉय की बात कर रहे हैं, मेटल और एलॉय का अगर रो या रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फर्दर इसको हमने आगे सोल्व किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज वगैरह निकाल के रो का फॉर्मूला फाइंड किया था, और रो का फॉर्मूला क्या था, शायद आपको याद होगा, N इसके टॉक बाय M। इसका उल्टा किसका था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, ठीक है। यहां तक हमने स्टडी कर लिया था, और यहां से स्टार्टिंग में सबसे पहली बार रो की बात चली थी। रेजिस्टिविटी चीज क्या है, क्लास 10th में आपने समझ लिया था, 12th में भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया है। अब क्या करना है, हमें इसको बारी बारी रेजिस्टेंस के साथ तो कंपेयर नहीं करना, बारी बारी किसके साथ कंपेयर नहीं करना, रेजिस्टेंस के साथ तो कंपेयर नहीं करना, क्योंकि 12th क्लास हो गई, स्टैंडर्ड हाई हो गया अपना। तो हम क्या करते हैं, रो को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, आपको पता था इसका फॉर्मूला होता है 1/सिग्मा। 1/सिग्मा प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और रो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक उस मेटल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके,
इसको अपनों ने सोल्व किया था और उसके बाद में हमने रो का फॉर्मूला निकाला था। रो का फॉर्मूला क्या था? mn² टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने कैसे निकाल दिया? इस फॉर्मूले को निकालने का तरीका क्या है? रो सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैं लिख देता हूं यहां पे, आपको याद होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका नेम सिग्मा था। सिग्मा का फॉर्मूला क्या था? n² टॉक बाय m। ये वैल्यू यहां पे पुट की तो इसका जस्ट क्या हो गया? उल्टा हो गया, हमारे पास रो की वैल्यू आ गई। हमें पता करना है भी रो जो है वो डिपेंड किस किस चीज पे कर रहा है। रो की जो डिपेंडेंस है वो किस चीज पे? मास इज ए कांस्टेंट, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। तो रो जो चीज है वो सिर्फ डिपेंड किस पे किया? रो डिपेंड कर रहा है 1/n इंटू टॉक। किस किस चीज पे डिपेंड किया? n और टॉक पे डिपेंड किया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप भी पता है, n क्या है? नंबर डेंसिटी। बारी बारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मत बोलना, ये नंबर डेंसिटी है। इसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में स्टडी किया था। एक बार आपके लिए और बता दूं, नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल N बाय V, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके बाद में क्या है? टॉक। टॉक आपको पता है, मैंने बता दिया आपको, रिलैक्सेशन टाइम। टॉक आपके पास क्या हो गया? रिलैक्सेशन टाइम हो गया। एन क्या हो गया? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली जो रेजिस्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। देखो, रेजिस्टेंस का हमें जिक्र नहीं करना, वो 10th क्लास की बात है, थोड़ा सा एडवांस हो गए तो उसके बाद हमने फॉर्मूला डिराइव किया और इस फॉर्मूले के हिसाब से अपने बात करेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। नंबर फर्स्ट चीज क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर सेकंड चीज क्या है? टॉक, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। इन दो चीजों पे नंबर डेंसिटी क्या कर रही है? डिपेंड, सॉरी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। बात करते हैं अपने मेटल्स की, फॉर कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है? बेसिकली नंबर डेंसिटी जो है ना, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ऑलमोस्ट वो क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती। किसमें? किस केस में? फॉर कंडक्टर्स। ये आपको ध्यान रखना है, कंडक्टर्स के केस में जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ वो चेंज नहीं होती। तो सर क्या चीज चेंज होगी? चेंज होगा रिलैक्सेशन टाइम। चेंज क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने स्टडी किया था, टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। मींस कोई भी कंडक्टर में अगर मैं हीट करता हूं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो उसके आयंस, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में कोलिजन करते हैं, वो कोलिजन वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगे? फास्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम रहेगा, जो फ्रीली मूव करते हैं वो दो कोलिजन से पहले, वो टाइम उनका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम, बिकॉज ऑफ फास्ट क्या होंगे? वाइब्रेशंस फास्ट होंगे टेम्परेचर इंक्रीज के कारण। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब यही निकला भाई, कंडक्टर्स के अंदर रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर, विद चेंज इन, अल्टीमेटली हमें पढ़ना तो टेम्परेचर के साथ ही है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम तो चेंज हो जाता है, ठीक है, बट रो जो एन है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो चेंज नहीं होती। किसमें? बेसिकली कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम अभी कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर में क्या होता है बेटा? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होती विद चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर देन रिलैक्सेशन टाइम इज आल्सो चेंजेस। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसी बेस पे हम क्या कर देंगे? कंडक्टर का ग्राफ वगैरह बना देंगे, ठीक है। तो नंबर जो सेकंड है, इसमें हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है, कंडक्टर्स के लिए ग्राफ बनाना है। इसके अंदर थोड़ी सी आगे और स्टडी करते हैं। यहां तक आपको क्लियर है? रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है फॉर कंडक्टर्स के लिए, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हमें क्या करना है? जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, रो का फॉर्मूला आपको याद करना है। रो जीरो
1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। ये फॉर्मूला जब मैं आपको वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर अभी जस्ट विद इन 5 मिनट नेक्स्ट टॉपिक चलेगा उसके अंदर बताऊंगा। तो रो इक्वल्स टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। ये डिपेंडेंस से आया है फॉर्मूला, क्योंकि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जो आर का फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला हम किसका लिखेंगे, रो का फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले को थोड़ा सोल्व करते हैं। तो रो माइनस रो 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। जब इसको आगे सोल्व किया तो अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास रो माइनस रो 0 टी माइनस T0। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा का नेम क्या हुआ, अल्फा का नेम हुआ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अल्फा का नेम क्या हुआ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हुआ, अल्फा का नेम हो गया। ठीक है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। अल्फा का नेम होगा इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो अल्फा को हम एक चीज तरीके से और लिख सकते हैं, रो माइनस रो 0। ये डिफरेंस है ना, रो एंड रो 0 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू है व्हेन टेम्परेचर इज T एंड T0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका हम डिपेंडेंस लिख सकते हैं, रो माइनस रो 0 क्या हो गया, डी रो, मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। डी मतलब डिफरेंस, रो मींस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अपॉन में क्या लिखा, रो 0 इंटू 1 अपॉन। अब बताओ यहाँ क्या लिखना चाहिए, अगर इसको डी रो लिखा इसको क्या लिखूंगा मैं, डी टी लिख दिया। ठीक है, तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दैट इज अल्फा। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, फ्रैक्शनल चेंज। ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल चेंज हो गया, फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पर यूनिट फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम डेफिनेशन यहां से बन गई है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पर यूनिट डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, ये बन गया आपके इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया। जो हमारे पास जो पहले कुछ रिलेशंस थे उन रिलेशन को हमने कैसे लिखा था, आपको शायद याद होगा, वे रो का फॉर्मूला क्या था, 1/σ, क्योंकि वो चीज अभी काम में आने वाली, तो हमने इसको लिख लेते हैं। तो हमने रो का फॉर्मूला बनाया m n इसके टॉप, रो इज डिपेंडेंट था 1/n, टॉप पे डिपेंडेंट था, n क्या था, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और टॉप क्या था आपका, रिलैक्सेशन टाइम था। इस बेस पे हम किसका फाइंड कर लेंगे, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए ग्राफ बना लेंगे। देखिए, तो नंबर फर्स्ट हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है फॉर कॉपर, और कॉपर क्या है, मेटल। कॉपर क्या है यहाँ पे, मेटल। तो मेटल का जब अपने ग्राफ बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा गैप दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये जो ग्राफ है जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। जीरो से स्टार्ट ना होने का क्या कारण है, कॉपर जो है उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टर या मेटल जितना ही अच्छा मेटल हो उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो पहले वाला रेजिस्टेंस आपको शो कर रहा है। ठीक है, अभी 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी क्या उसका कुछ ना कुछ केल्विन में टेम्परेचर है, वहां पे भी इसका कुछ ना कुछ क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी उसके अंदर ऑलरेडी होगी, बट उसके बाद हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये क्यों होता है, इसका कारण मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि टॉप जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ये मेटल्स के लिए बात करो, मेटल्स में n तो ऑलमोस्ट चेंज नहीं होता, तो n की तो बात नहीं करते अपने, तो बात सिर्फ किसकी करेंगे, बात करेंगे अपने सिर्फ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टॉप, क्योंकि n तो लगभग चेंज नहीं होता, उसको छोड़ देते अपने। दो फैक्टर है ना रेजिस्टिविटी के लिए, तो पहला फैक्टर तो चेंज नहीं होता लगभग, जो दूसरा फैक्टर है वो चेंज हो रहा है, उसको स्टडी करेंगे।
अब देखो टॉक पे डिपेंड कर रहा है, टॉक क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और जैसे रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, इंक्रीज। ये देखो रिलैक्सेशन टाइम को कैसे करते हैं, टेम्परेचर में क्या करना है हमें, टेम्परेचर में क्या करना है, टेम्परेचर में इंक्रीज करना है। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, इट मीन जो रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो पहले क्या किया था, टेम्परेचर को क्या किया था हम लोगों ने, इंक्रीज किया था, तो रो की वैल्यू क्या होगी, कम। अगर रो की वैल्यू कम तो ये क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी क्या हो, इंक्रीज। किसमें, मेटल्स में। किसमें हुई, मेटल्स में। तो ये सिंपल सा आपका रिलेशन था फॉर मेटल्स। तो ये आपको किसके लिए बना सकते हैं आप, फॉर मेटल्स के लिए आपने बना दिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। तो किसके लिए, कॉपर के लिए, इसके अंदर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दैट इज अल्फा, उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, मींस टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये गैप जो है ये मेटल्स में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बट होगा जरूर, ठीक है, क्योंकि ऐसा मेटल नहीं है कोई भी जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है, जीरो ही हो जाए, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसके अंदर होता है, उस हिसाब से उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी बेटा, होगी। नंबर सेकंड जो हमारा आता है वो है एलॉय, जैसे कॉन्स्टेंटन, ठीक है। एलॉयज की बात करते हैं तो एलॉय के अंदर, एलॉय थोड़ा सा क्या होता है, मेटल या कंडक्टर से थोड़ी सी कम क्वालिटी का मटेरियल होता है, और कम क्वालिटी का मटेरियल होता है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है भी, इतने टेम्परेचर पे जैसे इसके अंदर गैप थोड़ा सा था ना, तो जैसे अपने एलॉय की बात करेंगे तो उसके अंदर गैप थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, नॉर्मल सी बात है, एलॉय है। उसके बाद उसमें सेम ग्राफ रहेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टिविटी है रो, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ, दोनों ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ डिफरेंस फाइंड करने में काम आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है, डिफरेंस फाइंड करने का काम आते हैं, कौन सा मेटल है और कौन सा एलॉय है। कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन आ जाए मैं ग्राफिकली आप कैसे बताओगे, दो ग्राफ दे दिए, कौन सा मेटल है और कौन सा एलॉय है, तो आप क्या करोगे भाई, ये जो गैप जिसके अंदर ज्यादा है ना, ये जीरो से लेके गैप जिसके अंदर ज्यादा है, ऑटोमेटिक वो ज्यादा वाला क्या होगा, एलॉय होगा, और ये गैप जो कम है ये वाला क्या होगा, मेटल होगा। 10⁻⁻8 की रेंज का है, आपको शायद दिख नहीं रहा है। तो ये था आपका मेटल और ये था आपका एलॉय और टंगस्टन, ठीक है। एक इसके बाद में और आता है, इसका नाम है सेमीकंडक्टर। हम किसकी बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट आपका है, इसके अंदर जो टेम्परेचर के साथ अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा सेमीकंडक्टर की। इन दोनों को मैं रफ कर देता हूं। दो चीजें आपको बता दी इसके अंदर। जो तीसरी चीज है, पहली मेटल के लिए बताई मैंने आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। एलॉय के अंदर भी ये था, बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी रेजिस्टिविटी क्या थी, ज्यादा थी, उसके बाद इंक्रीज वो सेम तरीके से होगी, ठीक है। तीसरा आता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में ना उल्टा सिस्टम होता है। जैसे एलॉय मेटल में क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे क्या उल्टा सिस्टम है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा ना तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ पहले। अच्छा पहले इसको समझते हैं सेमीकंडक्टर में ऐसा क्यों होता है, मैथमेटिकली टेक्निकली बात में इसको समझते हैं। जो रो का फॉर्मूला था 1/σ, आपका रिपीट हुआ साथ साथ में आपको याद हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, m n इसके टॉप, जो रो की डिपेंडेंस थी वो क्या थी, n टॉप पे थी। रो की जो डिपेंडेंस थी वो क्या थी, n टॉप थी। दो फैक्टर काम करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस के लिए, दो फैक्टर काम करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस के लिए। जो फर्स्ट है वो है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर पहला क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर सेकंड क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। दो फैक्टर काम करते हैं। कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में क्या फर्क था, कंडक्टर में दोनों फैक्टर्स में से जो टॉप वाला फैक्टर है, कंडक्टर में क्या था, बेसिकली कंडक्टर में टॉप वाला फैक्टर ज्यादा काम करता था, नंबर डेंसिटी वाला फैक्टर काम ही नहीं करता था। बट सेमीकंडक्टर की जैसी बात आती है ना,
सेमीकंडक्टर के अंदर टॉर्क वाला फैक्टर तो काम ही नहीं करता, हाँ नंबर डेंसिटी वाला फैक्टर क्या है, काम करता है। काम टॉर्क वाला भी करता है, बट दोनों में से ज्यादा काम कौन सा करता है, नंबर डेंसिटी वाला फैक्टर क्या करता है, ज्यादा काम करता है। इसलिए क्या करते हैं, अब देखो इसका क्या कंडीशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, नंबर डेंसिटी वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा काम करता है। टॉर्क क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा जिससे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, पता था मेटल में हमने कर लिया था। सेमीकंडक्टर में भी यही होना चाहिए, बट सेमीकंडक्टर में एक और फैक्टर है जो कि इंक्रीज होता है, जो एक फैक्टर और है जो कि क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, वहां पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, नंबर डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना। अब यहां पे क्या है, जैसे जैसे धूप पड़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक सेमीकंडक्टर की जो प्लेट होती है ना, आप बेस्ट एग्जांपल देता हूं, सोलर पैनल्स की बात करते हैं, सोलर प्लेट्स होती है, उसके अंदर जैसे 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 धूप क्या करती है, ज्यादा पड़ती है, लाइट ज्यादा आती है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा निकलते हैं। नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, अल्टीमेटली क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होने का मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी ज्यादा, अगर नंबर डेंसिटी ज्यादा तो ऑटोमेटिक रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल ये भी है भाई, जो सोलर पैनल वाली जो प्लेट्स हैं, क्या वो ठंड में काम करती है क्या, ना से ठंड में काम नहीं करती, कम काम करती है। क्यों, क्योंकि धूप क्या होती है वहां पे, कम होती है। जैसे गर्मियों के टाइम में अगर धूप तेज होगी, तेज होते ही क्या हो जाएगा, उसकी नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे। ज्यादा निकलेंगे तो करंट भी क्या मिलेगा अपने को, ज्यादा मिलेगी। तो सोलर पैनल्स वही लगे होते हैं, सोलर पैनल सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, ये ध्यान रखना, और वो वही होते हैं जहां पे ज्यादा धूप हो। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सा फैक्टर काम करता है बेटा, दूसरा फैक्टर काम करता है, नंबर 2 फैक्टर काम करता है। कौन सा, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो काम ये भी करता है, काम वो भी करेगा, बट ज्यादा काम कौन सा करेगा, ये करेगा। इसलिए हम किसको कंसीडर करते हैं, एन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा सेमीकंडक्टर के अंदर है। आप देखो टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। जैसे नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली रो की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, इसका जस्ट उल्टा हुआ। और मेटल में क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, तो ये इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें तो चेंज नहीं होता, इसमें तो चेंज नहीं, इसको कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे चेंज दोनों में होता है, बट ज्यादा चेंज किसमें होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, ज्यादा चेंज होता है। तो ये आपका सेमीकंडक्टर था। इस बेस पे हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर का हमने क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। ये देखो, ये रो हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसका ग्राफ बड़ा सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ। बस जब टेम्परेचर कम था तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा थी, जब टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो रेजिस्टिविटी धीरे 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 क्या होनी स्टार्ट होगी, कम होनी स्टार्ट होगी। तो ये था आपका सेमीकंडक्टर के लिए। नंबर फर्स्ट हमने किया था मेटल्स के लिए, ठीक है, और उसके बाद नंबर थर्ड किया था, नंबर फर्स्ट मेटल के लिए, सेकंड एलॉयज के लिए, और नंबर थर्ड किसके लिए था, सेमीकंडक्टर के लिए था। ठीक है, जो नंबर 4 और आपका लास्ट आता है वो किसके लिए, एक और आपका मेटल होता है, जैसे कि नंबर 4 जो हम आपको लास्ट बता रहे हैं, जो नंबर आपका डी पार्ट है वो फॉर इंसुलेटर, और नंबर ई एक ऐसा मटेरियल है जो कि जिसको मैंगनीज बोलते हैं और जो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। ठीक है, ये आपके सारे पार्ट हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है, जैसे जैसे इंसुलेटर का क्या करता है, टेम्परेचर कम करते हैं, क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी रो अल्फा इज नेगेटिव। इंसुलेटर के लिए क्या होता है, नेगेटिव। इंसुलेटर मान लो ये, इसका टेम्परेचर मैं जैसे 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 कम करूंगा ना, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज, मतलब इसका रेजिस्टेंस और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो द रेजिस्टिविटी रो इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, इट बिकम्स इनफाइनाइटली एट लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत ज्यादा इसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। किस केस में, एक ही केस में, कब, जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नियरली एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एक इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है। इसका मतलब वो उस केस में क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो केल्विन पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी क्या होती है, जीरो। तो इस कारण इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जीरो केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो डिग्री, जीरो केल्विन पे उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कब, जीरो केल्विन पे।
नंबर जो आपका लास्ट है इसके अंदर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो विद टेम्परेचर T, इसके अंदर लास्ट है एक एसिड मटेरियल होता है जैसे मैंगनीज नाम का मटेरियल हो गया, इसका ग्राफ बनता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो बेसिकली इस टॉपिक में आपका यही 5 ही टॉपिक्स थे। पहला क्या था मेटल, दूसरा एलॉय, तीसरा सेमीकंडक्टर, नंबर 4 पे क्या था इंसुलेटर, नंबर 5 पे क्या था ऐसे मटेरियल जिसका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो नंबर 4 ग्राफ मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये टॉपिक आपका खत्म है। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। भी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। जैसे हमने अभी जस्ट किया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट था, उसी तरीके से हम करते हैं भाई रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है। तो इस चीज को हमें स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था सिग्मा के साथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ। वो सेम रिलेशन हम यूज करके यहां चलते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आपके सामने होता है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं रो से। रो का फॉर्मूला हमने पुट किया, क्या पुट किया था 1/सिग्मा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था ये, ठीक है। इसके बाद हमने पुट किया रो इक्वल्स टू m/n इज के टॉक। आपको याद है सिग्मा की वैल्यू पुट की थी रो। इससे जब अपने इसी 5 मिनट पहले अपने स्टडी किया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टॉपिक पे भी, जो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, कंबाइन कर दिया L/A, कांस्टेंट लगाया रो L/A। क्या मैं इस रो की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं क्या? यस। तो रो की वैल्यू क्या होगी R इंटू A डिवाइडेड बाई L। तो मैंने क्या पुट किया R इंटू A बाई L इज इक्वल्स टू m/n इज के टॉक, ये लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, यहां से R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आ गई m/n इज के टॉक इंटू L ऊपर चल जाएगा, A इधर आ जाएगा A, ठीक है। ये आ गया आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब देख लो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस देख लो। तो डिपेंडेंस आपको पता है दो चीजों पर डिपेंड करता है, बाकी सारे तो कांस्टेंट है जैसा कि उसमें रेजिस्टिविटी में था। सेम टू सेम किस पे डिपेंडेंस होगी? यस, n और टॉक पे क्या होगी इसकी डिपेंडेंस होगी। टॉक क्या है फॉर मेटल्स आपको पता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, चेंज नहीं होता। ये सिर्फ किसके लिए चेंज होता है, सॉरी फॉर मेटल्स टॉक चेंज होता है। और फॉर मेटल्स जो नंबर डेंसिटी है, अब देखो n है स्मॉल n, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो टॉक है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ओके। तो इसमें क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, जैसे कि मैं क्या करूंगा टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा कोई भी मटेरियल का या मेटल की बात करते हैं स्पेशली अपने, सेम टू सेम वही रेजिस्टेंस के अंदर भी वो सेम ही है। तो मेटल का क्या होगा, टेम्परेचर इसके अंदर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स से 2 मॉलिक्यूल्स वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वो डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर मेटल्स राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आती है फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कौन सा फैक्टर काम करेगा, आपको बिल्कुल पता है, ये n वाला फैक्टर काम करेगा। सेमीकंडक्टर में ये इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही बात है उसमें जब ज्यादा धूप थी, उसमें क्या थी, जब ज्यादा धूप थी तो करंट ज्यादा फ्लो हो रहा था, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया था, करंट ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, ऑटोमेटिक कम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली तो सिंपल ही है, इसमें आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आएगी आपको। फॉर मेटल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। नंबर बी फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस बार ये काम नहीं करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस दो चीजें थी आपकी मेन। टंगस्टन मैग्नीज के लिए बुक के अंदर लाइनें लिखी आपको मैं रीड करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका रेजिस्टेंस का जो बेसिक हमने जो फॉर्मूला बनाया था फॉर न्यूमेरिकल पर्पस वो बना सकते हैं। द रेजिस्टेंस आरटी ऑफ ए मेटल कंडक्टर
एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय T डिग्री सेल्सियस पे कोई मेटल कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस क्या है, RT है, तो उसका फॉर्मूला ऐसे देते हैं RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल ये सॉरी अल्फा टी और बीटा टी जो है अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है। R0 क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 केल्विन, यानी कि जो स्टार्टिंग में कंडक्टर का रेजिस्टेंस था वो हो गया R0। तो अल्फा बीटा को जब आप बीटा को नेग्लिजिबल करेंगे तो RT का फॉर्मूला आ गया R0 प्लस 1 प्लस अल्फा टी। इसको सोल्व किया आपने, RT को R0 1 प्लस R0 अल्फा इंटू टी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो यहां से अल्फा का फॉर्मूला आ गया RT माइनस R0 इंटू टी। ठीक है, इसको जब सोल्व किया तो लिखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर था वो नॉर्मल सी बात है कम होगा, और उसके बाद का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर देने के बाद उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। मतलब स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कम और उसके बाद में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर में राइज होगा तो रेजिस्टेंस में भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर होगा, इट मींस रेजिस्टेंस में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और ये बात किसकी हो रही है, मेटल कंडक्टर की बात हो रही है। अगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन में R0 मैंने आपको बताया था ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इनटू में क्या लगा दिया, राइज इन टेम्परेचर। वहां पे क्या लिखा हुआ है, राइज इन टेम्परेचर लिखा हुआ है। राइज इन टेम्परेचर का मतलब इस कंडक्टर का अगर अपने टेम्परेचर को क्या करेंगे, राइज करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ, बोलो बोलो, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, ये टॉक एल लिख दिया मैंने। ठीक है, टॉक, तो टॉक मतलब क्या, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर। ओके, बस ये इसका फॉर्मूला बन गया। इसको न्यूमेरिकली पर्पस के लिए इस फॉर्मूले को डिराइव किया हमने, मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, इसके बाद में क्या, यूनिट ऑफ अल्फा क्या है, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो पहला एक मेन बेसिक था, रेजिस्टिविटी वाला इंपॉर्टेंट था, बस इस पहला वो समझ लिया। अब तो सारे इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट में सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो अपना थर्ड है, अपना थर्ड टॉपिक करेंगे अपने लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, नंबर सी और जो लास्ट है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओके, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ और नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब ओम्स लॉ क्या है ये भी आपको बताया था, V इक्वल्स टू RI मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था। वोल्टेज इंक्रीज तो करंट भी इंक्रीज था, इनका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनता था। बट कई डिवाइस ऐसे होते हैं जो नॉन ओमिक होते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। ओके, तो V ओवर I इज इक्वल्स टू R, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, मींस V अपॉन I ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन जिन डिवाइसेस का नहीं होता, वो कौन सी डिवाइसेस होते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, इनका एग्जांपल क्या करेंगे अपने, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, और एक और इसका एग्जांपल ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये जो 3 है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो वो सारे कौन से, नॉन ओमिक डिवाइसेस है। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, जैसे वोल्टेज इंक्रीज की तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, बट एक सर्टेन लेवल तक जाके टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। जो डिवाइस है उसका टेम्परेचर, या कोई मेटल है, मटेरियल है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो टेम्परेचर ज्यादा था तो इसका इससे जस्ट पहले वाला इफेक्ट क्या था, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ। तो टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट क्या फ्लो होगा, कम फ्लो होगा। मतलब हायर टेम्परेचर पे वो ओम लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इट मींस उसका वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज ज्यादा करते जाएंगे, बट उसका करंट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे। देखो करंट बढ़ना चाहिए था, यहां होना चाहिए था ना, बट करंट की वैल्यू कहां पहुंचेगी, अभी तक यहीं ही पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी, क्योंकि हायर टेम्परेचर, वोल्टेज मतलब एनर्जी ना, हायर एनर्जी मतलब टेम्परेचर ज्यादा, तो हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम की वजह से आपको शायद समझ में आने लग गया होगा पूरा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट क्या हो गया, कम, वो फॉलो नहीं करेगा। मींस ये कौन सा डिवाइस हो गया, नॉन ओमिक डिवाइस हो गया। ठीक है,
नंबर सेकंड, ये आपको सेमीकंडक्टर में समझाऊंगा, ये फॉरवर्ड करंट के लिए होता है, ये बैकवर्ड, रिवर्स और फॉरवर्ड होता है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर का टॉपिक है, ये भी नॉन ओमिक डिवाइस है सेमीकंडक्टर। ये है गैलियम आर्सेनिक, ये तरह का सेमीकंडक्टर है। इसमें कभी देखो करंट ज्यादा हो रहा है, फिर इधर बहुत सारी वेरिएशंस है, 3 टाइप के इसके अंदर वेरिएशंस है। तो ये सारा इसमें सेमीकंडक्टर में फिलहाल आपके लिए यही काम करता है। नॉन ओमिक डिवाइसेस, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब वोल्टेज अगर ज्यादा करेंगे, वोल्टेज एक टाइप की एनर्जी है, वोल्टेज ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, जिससे कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर करंट कम हो गया मींस ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो वो नॉन ओमिक डिवाइस हो गया, मतलब वोल्टेज और करंट के हिसाब से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो आज अभी तक चलेगा लेक्चर, इसके अंदर हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। पहला टॉपिक था वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ठीक है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, और नंबर तीसरा क्या था, नॉन ओमिक डिवाइसेस, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ये भी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर की वजह से आता है इसके अंदर, ठीक है। तो 3 टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टडी करना है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, ठीक है, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंसेस हो गए, ठीक है। उस चीज के लिए हमारा क्या जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, तो इस चीज को हमें स्टडी करना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करना है, स्टडी करना है। तो बेसिकली इसको जब अपने स्टडी करते हैं तो स्टडी करते टाइम हम देख सकते हैं, हाँ जी, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने इलेक्ट्रिकल फैन है, उस फैन को मैं क्या करता हूं, ऑन रखता हूं और काफी टाइम तक ऑन रखता हूं। तो आप ऐसा फील करते हैं भी काफी टाइम बाद फैन क्या होता है, हीट हो जाता है फैन, मतलब उसमें हीट आने लग जाती है, ओके। तो ये क्या था, जितनी ज्यादा देर तक उसके अंदर अपने करंट फ्लो करवाते जाएंगे तो फैन क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस प्रोसीजर को मैथमेटिकली समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को देखते हैं, ओके। जब हीट आती है, क्यों आती है हीट, जब हम पावर देते हैं, क्या दी हमने, पावर दी, करंट फ्लो करवाया, इट मीन्स हमने पावर दी तो ही तो करंट फ्लो बना। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले क्या बनेगा, सभी को याद है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो P का फॉर्मूला बना W/T, जो पावर है P उसका फॉर्मूला बना W/T बना, ठीक है। W वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद है किसी को, सर आपने स्टार्टिंग में बताया था V पोटेंशियल दैट इज W/T, पोटेंशियल इक्वल्स टू W/T था, ओके। ये तो क्लियर है, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट T था क्या, गलत था, ये तो पावर होगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q था, ठीक है। तो यहां से W का फॉर्मूला क्या बना, V इंटू Q बन गया। बस इस फॉर्मूले को अपने यहां पुट कर दो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या पुट किया, V इंटू Q/T। आपको पता है Q/T चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट टॉपिक यही था। तो P का फॉर्मूला क्या बना, V इंटू आई, तो पावर का फॉर्मूला बन गया VI। कंसेप्ट क्या कहता है भाई, जो पावर है ना, वर्क डन अपॉन टाइम है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू H/T भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, H/T, क्योंकि जो हीट है, जो वर्क डन है, वर्क डन वो किस केस में गया है, हीट के केस में तो है वो वर्क डन। इट मींस क्या लिख दिया मैंने, H/T लिख दिया। तो यहां से जो हीट है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, P इंटू टी। P का फॉर्मूला हमें पता है यहां से V इंटू आई, तो मैंने क्या लिखा, V इंटू आई इंटू टी। तो
तो ये बन गया आपके पास H का फॉर्मूला V I T बाय ओम्स लॉ, सभी को याद है, भूलना मत कोई। V इक्वल्स टू आर आई, ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो H का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर आई इंटू आई टी। ठीक है, तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। ये जो रूल बना ना, ये है जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इन दोनों चीजों पे क्या करती है, हीट डिपेंड करती है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर था। अब ये एक सेकंड में क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। ओके, तो ये था H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। थोड़ी बेसिक सी बात कर लेते हैं। जैसे ना इलेक्ट्रिकल, अपना इलेक्ट्रिकल प्रेस होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस अपने बहुत ज्यादा कर देते हैं। उसका रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं, अपने बहुत हाई कर देते हैं। रेजिस्टेंस तो रफी हो गया, उसका रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं, अपने बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई करने से उसकी हीट भी क्या होती है, जिससे अपने कपड़े क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो इसके बेसिक यूजेस हैं, कई यूजेस आप नोट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल आर्क, इलेक्ट्रिकल गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर, हाउस होल्ड हीटिंग अप्लायंस, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज, कुछ सम यूजेस थे इसके। तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू। जो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके अंदर ईएमएफ और क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंसेस के बारे में देखेंगे, फिर सेल का कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए अब तैयार रहे सारे।